नमस्कार। आजकल बहुत से लोग आयकर रिटर्न मतलब आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये अनुभव शायद कई लोगों का है। समय पर रिटर्न फाइल किया, सब कुछ वेरीफाई भी कर दिया, बैंक खाता भी पोर्टल पर प्री वैलिडेटेड दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आज 24 सितंबर 2025 है और रिफंड अभी तक खाते में नहीं आया। अगर ये किसी की स्थिति है तो यकीन मानिए वो अकेले नहीं है। तो आज हम इसी मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ हालिया आंकड़े हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं और टैक्स विशेषज्ञों के विश्लेषण भी हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 में आईटीआर फाइलिंग की क्या स्थिति है, ये रिफंड्स मिलने में देरी क्यों हो रही है और इस पूरी प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्या भूमिका है, अच्छी और शायद उतनी अच्छी नहीं भी। चलिए इन सब जानकारियों को थोड़ा खंगालते हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मिले तथ्यों और विश्लेषणों को सरल भाषा में पेश करना, ताकि ये समझा जा सके कि पर्दे के पीछे मतलब सिस्टम लेवल पर आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले कुछ ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। इस साल आईटीआर फाइलिंग में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि 15 सितंबर 2025 तक ही 7.3 करोड़ से ज़्यादा आईटीआर्स फाइल हो चुके थे। ये आंकड़ा पिछले साल के कुल फाइल हुए 7.28 करोड़ रिटर्न से भी ज़्यादा है। और दिलचस्प बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर तो अब एक बैनर दिख रहा है जिस पर लिखा है 7.5 प्लस करोड़ आईटीआर्स फाइल किए गए हैं। मतलब फाइलिंग की रफ्तार तो बनी हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये संख्या वाकई प्रभावशाली है और ये दिखाती है कि शायद करदाता ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं या हो सकता है सिस्टम फाइलिंग को आसान बना रहा हो। लेकिन यहाँ एक पेच है। फाइलिंग की संख्या ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि उतने ही रिटर्न तुरंत प्रोसेस भी हो रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने 4 सितंबर तक के आंकड़े दिए थे। तब तक लगभग 4.56 करोड़ आईटीआर्स फाइल हुए थे, लेकिन उनमें से प्रोसेस केवल 3.17 करोड़ ही हो पाए थे। ये समझना जरूरी है कि फाइल होना बस पहला कदम है, मतलब रिटर्न सिस्टम में पहुंच गया। प्रोसेस होने का मतलब है कि बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी, जो डिपार्टमेंट का मुख्य प्रोसेसिंग हब है, उसने रिटर्न की शुरुआती जांच, कैलकुलेशन, मिलान वो सब पूरा कर लिया है। तो इन आंकड़ों में जो करीब 1.4 करोड़ का अंतर दिख रहा था उस समय, 4.56 करोड़ फाइल बनाम 3.17 करोड़ प्रोसेस, वो सीधे सीधे प्रोसेसिंग में बैकलॉग या देरी की तरफ इशारा करता है। और जैसा आपने कहा, पिछले साल के मुकाबले इस साल फाइलिंग की संख्या बढ़ी है, तो जाहिर है जब सिस्टम पर ज्यादा लोड आएगा तो प्रोसेसिंग टाइम पर असर पड़ना स्वाभाविक है। मतलब टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, एक सीमा तो होती ही है। बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि अगर किसी ने सब कुछ सही सही भरा है, समय पर वेरीफाई किया है, बैंक अकाउंट वैलिड है, फिर भी रिफंड क्यों अटका हुआ है? ये देरी कई लोगों के लिए निराशाजनक है, खासकर जब उन्हें पैसों की ज़रूरत हो सकती है। हमने सुना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि प्रोसेसिंग अब रिस्क बेस्ड तरीके से हो रही है। ये सुनने में तो बड़ा एफिशिएंट लगता है कि सिस्टम सिर्फ रिस्की मामलों पर फोकस कर रहा है, लेकिन जो आम करदाता इंतजार कर रहा है उसके लिए थोड़ा ब्लैक बॉक्स जैसा नहीं है। मतलब कैसे तय होता है कि किसका रिटर्न रिस्की है और किसका नहीं, खासकर जब जानकारी सही हो। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, यह ब्लैक बॉक्स वाली बात। रिस्क बेस्ड प्रोसेसिंग का असल मतलब यही है कि अब हर रिटर्न एक सीधी लाइन में प्रोसेस नहीं होता है। एआई और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके सिस्टम कुछ रिटर्न्स को उनकी घोषित जानकारी के आधार पर अतिरिक्त जांच या वेरिफिकेशन के लिए अलग निकाल लेता है, और यहीं पर देरी की गुंजाइश बनती है, भले ही अंत में सब कुछ सही निकले। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण समझ में आ रहे हैं। पहला, जैसा रिपोर्ट्स बता रही हैं, हाई वैल्यू रिफंड्स पर ज्यादा फोकस है। इस साल ऐसा लगता है कि 20,000 रुपए से ज्यादा और खासकर 1 लाख रुपए से ऊपर के रिफंड क्लेम वाले रिटर्न्स पर एआई सिस्टम ज्यादा बारीकी से नजर रख रहा है। इसकी वजह शायद पिछले सालों के अनुभव हैं, जहां विभाग ने बड़ी संख्या में गलत या नकली डिडक्शंस और छूट के दावे पकड़े थे। तो अब विभाग एक तरह से ज्यादा सावधानी बरत रहा है। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है एआई आधारित रिस्क प्रोफाइलिंग। ये सिर्फ घोषित आय या डिडक्शन तक सीमित नहीं है। डिपार्टमेंट का एआई अब आईटीआर में दी गई जानकारी का मिलान कई बाहरी स्रोतों से कर रहा है। इसमें आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस, जिसमें सैलरी, ब्याज, डिविडेंड, शेयर बाजार या प्रॉपर्टी के लेन देन जैसी कई जानकारियां होती हैं। बैंक डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड खर्च, इन सब से मिलान किया जा रहा है।
अगर एआई को इन सब डेटा पॉइंट्स में कोई असंगति या कोई ऐसा पैटर्न दिखता है जो पिछले सालों से बहुत अलग है, तो वो उसे संदिग्ध मानकर फ्लैग कर सकता है। अच्छा। अब यहाँ विडंबना ये है कि हो सकता है लेन देन बिल्कुल जायज हो, लेकिन पैटर्न अलग होने की वजह से वो मैनुअल रिव्यू के लिए चला जाए और इसमें समय लग जाए। हाँ, ये तो दिक्कत वाली बात है। जी। तीसरा कारण थोड़ा प्रक्रिया मतलब प्रोसेस से जुड़ा है। रिफंड्स आमतौर पर हर हफ्ते या कुछ दिनों के अंतराल पर बैच में जारी किए जाते हैं। हो सकता है रिटर्न प्रोसेस हो गया हो, लेकिन रिफंड का अप्रूवल अगले बैच के लिए कतार में हो। और जैसा हमने देखा, फाइलिंग की आखिरी तारीख जो इस साल बढ़कर 16 सितंबर 2025 हुई, उसके आसपास बहुत भारी संख्या में रिटर्न फाइल हुए हैं। इसने सीपीसी बेंगलुरु पर जबरदस्त लोड डाला है, जिससे पूरी प्रक्रिया थोड़ी धीमी हुई है। इसे एक तरह की ट्रैफिक जाम की तरह समझ सकते हैं। ये एआई वाली बात वाकई दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ रिफंड प्रोसेस करने या रोकने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के कई पहलुओं में इसकी भूमिका बढ़ रही है। ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि टैक्स सिस्टम में एआई का इस्तेमाल और कहां-कहां और कैसे हो रहा है। क्या ये सिर्फ पकड़ने का टूल है या कुछ और भी करता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। एआई का इस्तेमाल अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी सीबीडीटी काफी व्यापक तरीके से कर रहा है। और ये सिर्फ गलती पकड़ने तक सीमित नहीं है, हालांकि वो एक बड़ा हिस्सा है जरूर। कुछ मुख्य क्षेत्रों को देखें तो पहला, विसंगतियों और गड़बड़ियों का पता लगाना। एआई सिस्टम को पिछले कई सालों के डेटा पर ट्रेन किया जाता है। वो पैटर्न सीखता है। अगर किसी के इस साल के रिटर्न में घोषित आय, कटौतियां जैसे 80C, 80D या दान पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा या कम है, या इंडस्ट्री के औसत से बहुत अलग हैं, तो सिस्टम इसे एक रेड फ्लैग या चेतावनी के तौर पर चिन्हित कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि गड़बड़ी हो, पर यह ध्यान खींचता है। अच्छा। दूसरा, रिस्क आधारित स्क्रूटनी चयन। पहले स्क्रूटनी मतलब डिटेल में जांच, उसका चयन काफी हद तक रैंडम या कुछ तय नियमों पर आधारित था। अब एआई मॉडल करदाताओं की प्रोफाइल, उनके लेन देन के इतिहास और अन्य डेटा के आधार पर रिस्क स्कोर तैयार करते हैं। जिन मामलों में रिस्क स्कोर ज्यादा होता है, उनके स्क्रूटनी में चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है। इससे विभाग अपने सीमित जांच संसाधनों का ज्यादा प्रभावी इस्तेमाल कर पाता है। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। तीसरा, प्रोसेसिंग में ऑटोमेशन और तेजी। बहुत से रूटीन काम जैसे आईटीआर डेटा का फॉर्म 16, एआईएस या फॉर्म 26 एएस से मिलान करना, ये सब एआई और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम अब बहुत तेजी से कर सकते हैं, और शायद इंसानी गलती की गुंजाइश भी कम होती है। इससे प्रोसेसिंग का शुरुआती चरण तेज हुआ है। चौथा, हाई वैल्यू लेन देन की निगरानी। जैसा मैंने पहले कहा, एआई अब सिर्फ आईटीआर डेटा नहीं देख रहा। बैंकों, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, म्यूचुअल फंड हाउस, स्टॉक ब्रोकर से मिलने वाले डेटा जो एआईएस में दिखता है, का विश्लेषण करके ऊंची कीमत वाले लेन देन पर नजर रखी जा रही है। अगर किसी ने बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है या भारी मात्रा में शेयर बेचे हैं, लेकिन आईटीआर में उसकी आय उस स्तर की नहीं दिख रही, तो एआई इसे पकड़ सकता है। किसी ने पिछले साल रिटर्न भरा था पर इस साल नहीं भरा, या एआईएस में काफी इनकम दिख रही है पर रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तो एआई ऑटोमेटेड रिमाइंडर या ईमेल भेज सकता है। ये एक तरह से टैक्स नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है। ओके। और छठा, जाहिर है, धोखाधड़ी पकड़ना। एआई ऐसे जटिल पैटर्न भी पहचान सकता है जो टैक्स चोरी की तरफ इशारा करते हों, जैसे शेल कंपनियों का इस्तेमाल, बोगस बिलिंग या आय को गलत तरीके से कम दिखाना। हालिया रिपोर्ट्स में भी आया है कि सीबीडीटी नए एआई टूल्स का इस्तेमाल करके संदिग्ध पैन कार्ड्स या असामान्य लेन देन वाले मामलों की पहचान कर टैक्स अनुपालन बढ़ाने पर जोर दे रही है। तो ये तो साफ है कि एआई टैक्स सिस्टम को ज्यादा स्मार्ट, कुशल और शायद ज्यादा न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक शक्तिशाली उपकरण है। टैक्स चोरी रोकने और अनुपालन बढ़ाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण लग रही है। लेकिन जैसा हमने रिफंड में देरी के उदाहरण से देखा, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी कुछ नकारात्मक पहलू या चुनौतियां जरूर होंगी। क्या ये हमेशा सही होता है? बिल्कुल चुनौतियां हैं, और उन पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी शक्तिशाली होती है, उसके गलत इस्तेमाल या अनपेक्षित परिणामों का खतरा भी उतना ही होता है। सबसे पहली और शायद सबसे आम चुनौती है गलत अलर्ट या फॉल्स पॉजिटिव का मुद्दा। एआई एल्गोरिदम पैटर्न पे काम करता है। कभी कभी कोई बिल्कुल सही और जायज लेन देन या क्लेम भी किसी वजह से असामान्य पैटर्न में फिट हो जाता है और सिस्टम उसे फ्लैग कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि एक ईमानदार करदाता को भी बेवजह जांच, नोटिस या कम से कम रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है। इससे न सिर्फ परेशानी होती है, बल्कि सिस्टम पर भरोसा भी कम होता है। हाँ, ये तो है।
दूसरी बड़ी चुनौती डेटा की गुणवत्ता और एकीकरण से जुड़ी है। एआई का विश्लेषण उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा उसे मिलने वाला डेटा। अगर अलग-अलग स्रोतों से आने वाले डेटा जैसे बैंक, एआईएस, आईटीआर में विसंगतियां हैं, डेटा अधूरा है या समय पर अपडेट नहीं हुआ है, तो एआई गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। सोचिए, अगर किसी बैंक ने गलत जानकारी रिपोर्ट कर दी, तो एआई उसे सही मानकर रिटर्न को फ्लैग कर सकता है। ओह, ये तो गड़बड़ हो सकती है। जी, तीसरा संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं। हर एक रिटर्न की बहुत गहरी एआई आधारित जांच करने के लिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और कुशल लोगों की जरूरत होती है। हो सकता है कि अभी ये संसाधन इतने व्यापक ना हो कि हर मामले को उतनी गहराई से तुरंत देखा जा सके, खासकर पीक फाइलिंग सीजन में। और चौथा, जिसका जिक्र आपने भी किया था, पारदर्शिता की कमी, यानी ब्लैक बॉक्स समस्या। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर करदाता को यही नहीं पता चलता कि उसका रिफंड क्यों रुका है या उसके मामले को स्क्रूटनी के लिए क्यों चुना गया। एआई किन मापदंडों पर यह फैसले ले रहा है, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। जब कारण पता ना हो तो करदाता उसे ठीक भी कैसे करेगा? यही पारदर्शिता की कमी इस साल रिफंड में हो रही देरी का एक बड़ा कारण महसूस हो रही है, क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग के नाम पर मामले अटक रहे हैं और स्पष्टीकरण आसानी से नहीं मिल रहा। ये सारी बातें समझने के बाद अब वापस उन लोगों पर आते हैं जिनका रिफंड अभी तक नहीं आया है। सब कुछ सही करने के बावजूद इंतजार लंबा होता जा रहा है। उनके लिए इसका क्या मतलब निकलता है? क्या सिर्फ धैर्य रखना ही एकमात्र विकल्प है या वे कुछ कर सकते हैं? देखिए, धैर्य रखना तो शायद सबसे पहली जरूरत है। खासकर जैसा हमने डिस्कस किया, अगर रिफंड की रकम थोड़ी ज्यादा है, मान लीजिए 20,000 रुपए या उससे भी ज्यादा, और विशेषकर 1 लाख रुपए से ऊपर वालों के लिए, ट्रेंड्स यही इशारा कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में इस साल सामान्य से 2 से 4 हफ्ते ज्यादा लग सकते हैं। ये जानना शायद थोड़ी तसल्ली दे कि ये एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक व्यापक पैटर्न है। लेकिन सिर्फ इंतजार करने के अलावा कुछ कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला और जरूरी काम है नियमित रूप से इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके स्टेटस चेक करना। वहां 2 सेक्शन महत्वपूर्ण हैं। एक है व्यू ई फाइल रिटर्न्स फॉर्म्स, जहां आईटीआर का स्टेटस दिखेगा, जैसे प्रोसेस्ड, पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग वगैरह। दूसरा है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। इसे जरूर चेक करें। कई बार रिफंड इसलिए रुका होता है क्योंकि सिस्टम ने कोई पुरानी टैक्स मांग निकाली होती है जिसे वो इस रिफंड से एडजस्ट करना चाहता है। अगर ऐसी कोई मांग दिख रही है तो उसका जवाब देना होगा, या तो सहमत होकर या असहमत होकर कारण बताते हुए। अच्छा, ये जरूरी है चेक करना। जी हाँ। इसके अलावा एक और पोर्टल है NSDL, जो अब प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजीज है, उसका टिन टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। वहां भी पैन नंबर और असेसमेंट ईयर डालकर रिफंड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। कभी कभी वहां पोर्टल से थोड़ी अलग या ज्यादा अपडेटेड जानकारी मिल जाती है, खासकर जब रिफंड प्रोसेस होकर बैंक भेजे जाने के स्टेज पर हो। अब मान लीजिए आईटीआर प्रोसेस हो चुका है, पोर्टल पर प्रोसेस्ड दिख रहा है और इंटीमेशन सेक्शन 143(1) वाला भी मिल गया है, जिसमें रिफंड कंफर्म किया गया है। लेकिन इस इंटीमेशन के 30 दिन बाद भी रिफंड खाते में नहीं आया है और कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ई फाइलिंग पोर्टल पर ही ग्रीवेंस यानी शिकायत दर्ज करने का विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां सबमिट ग्रीवेंस सेक्शन में जाकर संबंधित विषय जैसे रिफंड चुनकर पूरी समस्या विस्तार से लिखी जा सकती है, जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर और इंटीमेशन की डिटेल्स शामिल हों। ओके, तो शिकायत का ऑप्शन है जी। एक और संभावित स्थिति है जहां स्टेटस रिफंड फेलियर दिखा रहा हो। ऐसा अक्सर तब होता है जब दिया गया बैंक खाता बंद हो गया हो या नाम मिसमैच हो या वो प्री वैलिडेटेड न रहा हो। ऐसे में पहले पोर्टल पर जाकर सही बैंक खाता प्री वैलिडेट करना होगा। उसके बाद रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट फाइल की जा सकती है ताकि रिफंड सही खाते में भेजा जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि यह देरी, जैसा कि आंकड़े और रिपोर्ट्स बता रहे हैं, इस साल लाखों करदाताओं को प्रभावित कर रही है। तो ज्यादा संभावना यही है कि किसी की तरफ से कोई गलती नहीं है, बल्कि वो एक सिस्टम व्यापी प्रक्रियात्मक देरी का हिस्सा बन गए हैं। धैर्य रखें, नियमित रूप से अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहें और जरूरत पड़ने पर शिकायत जैसे उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करें। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि इस साल आईटीआर फाइलिंग ने भले ही रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने में एक स्पष्ट बैकलॉग और देरी देखने को मिल रही है।
इसके पीछे फाइलिंग का भारी बोझ और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अपनाया गया एआई आधारित रिस्क बेस्ड प्रोसेसिंग मॉडल दोनों का हाथ है। एआई जहां एक तरफ टैक्स चोरी रोकने और सिस्टम को कुशल बनाने में मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता की कमी और फॉल्स पॉजिटिव की संभावना के चलते कई सही करदाताओं के रिफंड भी अनिश्चित काल के लिए अटक रहे हैं। बिल्कुल सही सारांश है। निष्कर्ष यही है कि अगर किसी का रिफंड रुका हुआ है तो उन्हें यह समझना होगा कि ये काफ़ी हद तक एक सिस्टम जनित देरी है। उम्मीद है ये जानकारी उन्हें स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करेगी। जैसा हमने बात की, अपना स्टेटस नियमित रूप से जांचना और ज़रूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करना ही फिलहाल व्यवहारिक कदम है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि विभाग इस बैकलॉग को जल्द से जल्द क्लियर करेगा और आने वाले हफ्तों में रिफंड प्रक्रिया में तेजी आएगी। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे टैक्स सिस्टम में और जीवन के अन्य पहलुओं में भी एआई का दखल बढ़ता जा रहा है, ये सवाल और महत्वपूर्ण होता जाएगा। हम टेक्नोलॉजी की इस अपार क्षमता और पारदर्शिता के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? कैसे सुनिश्चित करें कि सिस्टम कुशल भी हो, प्रभावी भी हो, लेकिन साथ ही आम नागरिक इस मामले में करदाता के लिए निष्पक्ष, समझने योग्य और कम परेशानी भरा भी रहे? ये संतुलन बनाना शायद भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। Like, comment, and subscribe.